नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फ्लैश न्यूज में। जैसा कि 2021 का पहला बजट आ चुका है, वित्त मंत्री ने बजट में सबसे ज्यादा हेल्थ पर फोकस किया है। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग, शिक्षा, इंश्योरेंस और किसान के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसी पे हम पूनम यादव और आदर्श शर्मा जी से कुछ खास बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूनम यादव एंड आदर्श शर्मा। तो पूनम यादव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जी, आदर्श शर्मा जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारे साथ। आप पहली बार इंटरव्यू कर रही हैं आप। जी। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बजट आज 2021 का पहला बजट आ चुका है। ये जो बजट आज जो पेश की गई है, इस पर आपका क्या कहना है आदर्श शर्मा जी? जी, इस बजट से देश को काफी उम्मीदें थी। जैसा कि कल बताया जा रहा था कि ऐसा बजट होगा जो कि सारे देश के लिए यादगार हो, इसलिए सारे देश को बहुत उत्सुकता से इस बजट का इंतजार था। मैं खुद आज सुबह 8 बजे से टीवी खोल के बैठा हुआ था कि क्या होगा इस बजट में ऐसा खास। लेकिन क्या बोल सकते हैं, देश की आकांक्षाओं पे पानी फेरने वाला बजट ये साबित हो रहा है। जी, पूनम यादव जी, आपका क्या कहना है इस पर? वैसा तो ये बजट एक तरह से तो देखे तो अच्छा भी है कुछ, और कुछ खराब भी है। जी, इस पे जो सैनिकों के लिए हुआ मतलब ऐलान किया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा? देखिए, ये बजट उम्मीदों का बजट जरूर था। इस बजट में सड़क परिवहन विभाग को भी बहुत कुछ मिला, आर्मी को भी बहुत कुछ मिला, जो कि मिलना भी चाहिए था। लेकिन ये बजट सिर्फ सड़क परिवहन विभाग, आर्मी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं था। सारे इस बजट से पूरे देश की आकांक्षाएं थी। लेकिन इस बजट में एक तबका ऐसा रहा जिसे हर बार, ये पहली बार की बात नहीं है, बजट से हर बार एक तबके को हमेशा उम्मीद रहती है, मिडिल क्लास, जिसे हर बार निराशा ही लगती है। इस बार भी वही हुआ। इस बार तो उनका नाम भी बीच में नहीं आया कि मतलब मिडिल क्लास है भी कि नहीं। जी। वेतन भोगी वर्ग के लिए इस बार टैक्स पर कोई ऐलान नहीं किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए प्रिया जी, देखिए, इस बजट में मिडिल क्लास को पहला बार ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे सरकार को इसको दोष देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी सरकार रही है, मिडिल क्लास को हमेशा इग्नोर किया गया है। मिडिल क्लास को हमेशा वो एज अ वोटर यूज किया गया है। इस बजट में भी वैसे ही हुआ है। मिला है तो नहीं तो बिजनेस क्लास आदमी को, नहीं तो फिर सबसे लोअर क्लास आदमि को। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ इनकम टैक्स पे ही बन के रह गया है। और विदेशी कपड़े, विदेशी सामानों के दाम बढ़ाए गए हैं। क्या ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये तो एकदम परफेक्ट किया गया है कि हमारा इससे भारत भी आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर। लोग महंगा होगा सामान तो बाहर की चीजें खरीदेंगे नहीं, अपने देश की यूज करेंगे। जी, तो जब महंगा, ये हमारे जब महंगा ही करना है तो इससे अच्छा क्यों ना विदेशी सामान को ही बंद कर दिया जाए। प्रिया जी, इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। जी, किसी भी आयात पर रोक लगाने, आयात निर्यात पे कोई भी देश एक नियम के हिसाब से, 1952 के नियम के हिसाब से वो किसी भी आयात पर रोक नहीं लगा सकता है, चाहे विश्व युद्ध की स्थिति ही क्यों ना हो। तो इसलिए किसी भी देश के साथ व्यापार बंद नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी के देश के सामान पर रोक लगाना असंभव है। तो जो ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या इस पे ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा कर, आपके हिसाब से क्या है इसका मतलब? जी, आत्मनिर्भर भारत, इस पे सिर्फ एक ही मोटिव है कि विदेशी सामानों को हल्का महंगा कर दिया जाए, कि मतलब कि देश में जो हमारे आत्मनिर्मित सामान हो रहे हैं, जो हम लोग खुद निर्माण कर रहे हैं, उनका रेट कम रहेगा तो उनको खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि हमारे देश में एक तबका क्या, मैक्सिमम ऐसे ही तबके हैं, ऐसा तबका आता है जो मतलब कोशिश करता है सस्ते में अच्छा सामान मिले। तो जैसा कि आप देख सकती हैं, विदेशी मोबाइलों कंपनियों में रेडमी और रियलमी, ओप्पो, ये सारी कंपनियों ने किया क्या, जो कंपनियां पहले सैमसंग, एप्पल जो 80-90 हजार रुपए में फीचर्स दे रही थी, वही वो सस्ते में लेके आ गई। बस उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कि मार्केट की बैलेंस बना रहे, इसको टैक्स को बढ़ाया गया है कि जो हमारे देश की कंपनियां हैं वो सरवाइव कर सके।
जी जी, आदर्श समिति पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा? जी जी, जैसा कि मैं खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो इससे फायदा तो बहुत होने वाला है। फायदा कंज्यूमर को कम दिखेगा, क्योंकि वो उपभोक्ता है, वो तो कोई भी सामान लेगा तो उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहेगा। लेकिन इससे पहली बात पॉल्यूशन बहुत कमी आएगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है गाड़ियों के इंजनों में ऐसा सुधार किया जाता है कि वो कम फ्यूल पिए, कम से कम फ्यूल कंजप्शन करे और कम से कम प्रदूषण करे। ठीक है, इससे आप देख सकते होंगे जो पुरानी गाड़ियां आती थी उसमें फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन आज की गाड़ियां 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक का माइलेज क्लेम कर रही हैं। तो इससे फायदा तो भी होगा कि फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। और दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इससे बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल के लिए और आपके पर्सनल व्हीकल्स को 20 साल के लिए दिया गया मान्यता। 20 साल तक ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं पर्सनल व्हीकल को। उसके बाद इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। जब गाड़ी स्क्रैप हो जाएंगी, स्क्रैप में चली जाएंगी, तो कंज्यूमर्स को ऑटोमेटिक न्यू व्हीकल्स की आवश्यकता होगी। तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फायदा तो होने ही वाला है और मोबिलाइजेशन भी मिलेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा सर्वाइव करती है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सबसे ज्यादा सर्वाइवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही होता है, लेकिन हर बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उभर के बाहर जरूर आती है। इस चीज के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद तो है। पूनम जी, जैसा कि सब बोल रहे हैं कि ये जो बजट है नीचे वर्ग वालों के लिए या फिर ऊपर वर्ग वालों के लिए, इसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी नहीं, तो इस पे आपका क्या कहना है? जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, तो मिडिल क्लास जाएगा कहाँ? क्या होगा? कुछ तो होगा ही। जिस तरह नीचे वर्ग के लिए और हाई लोगों के लिए है, वैसा ही कुछ तो होगा। नहीं तो वो खाएंगे पिएंगे क्या अलग टाइप का कुछ? प्रिया जी जी जी, जैसा कि आपने बोला मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास के लिए सच में कुछ नहीं है। मिडिल क्लास को एक बजट में एक इनकम टैक्स स्लैब से होती उम्मीद है कि कुछ उसमें छूट मिलेगी, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे होगा। लेकिन इस बार तो इनकम टैक्स स्लैब को छुआ भी नहीं गया। ऊपर से महंगाई की मार ऐसे भी ज्यादा है। अभी 85 रुपए 88 रुपए पेट्रोल का चल रहा है, डीजल 74 रुपए 75 रुपए चल रहा है। सरकार बोल रही है कि पेट्रोल 2.5 रुपए आपके पेट्रोल पे कृषि एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, और 4 रुपए डीजल पे एग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया है। सरकार ने बोला हमने एक्सेस कम किया है, सेस कम किया है। ठीक है, जो भी उनका है वो भी कम किया उन्होंने। लेकिन एक चीज बताइए, पहले से ही 74 रुपए 75 रुपए पेट्रोल है, सॉरी डीजल है, 88 रुपए 85 रुपए 88 रुपए के आसपास आपका पेट्रोल है। तो जनता के ऊपर तो पेट्रोल की महंगाई की मार पहले से ही है। आप बोल रही है सेस कम, पहले हम एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी कम कितना कर रही हैं आप लोग ये नहीं बता रहे हैं। 2.5 रुपए आप पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, 4 रुपए पे बढ़ा रहे हैं। आप बोल रहे किसानों के लिए हम ले रहे हैं। क्या किसानों पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने से क्या किसानों के इनकम में बढ़ोतरी आएगी? क्या इससे किसानों को कुछ फायदा? क्या डीजल पेट्रोल सिर्फ आम आदमी इस्तेमाल करता है क्या? अगर किसान को खेत में पानी भी पटाना हो, खेत में पानी भी डालना हो, तो उसे पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस पंप को चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल होता है। उस डीजल की कीमत 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ती है, तो समझ जाइए कि उस किसान को 1 बीघे की खेती में अगर करता है, चाहे 1 बीघा बोल लीजिए, 1 एकड़ बोल लीजिए, उसको पूरा पानी पटाने में उसको कितने डीजल का इस्तेमाल होगा, कितना उसके ऊपर लोड बढ़ेगा। उसके बाद भी किसानों को सिर्फ इसका खर्चा नहीं है। उसके बाद किसानों के जो तैयार माल होते हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी होती है उनके खेत में तो कोई आके खरीदता नहीं है। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का भी कॉस्ट होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। अगर किसान 3 रुपए में कुछ बेच रहा है, तो उसको बाजार तक जाने 20 रुपए तक जाने में सबसे ज्यादा माल ढुआई का खर्चा का आता है। तो उसका भी असर पड़ेगा किसानों के आय के ऊपर।
तो इससे क्या फायदा हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया बिल्कुल। जी प्रिया। जी 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 जी, तो कृषि क्षेत्र के लिए जो भी प्रावधान लिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसानों का गुस्सा उससे शांत होगा? जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे इस समझ में नहीं किसानों के लिए कौन सा एक्शन इस बिल में है, क्योंकि पूरे देश को कल से उम्मीदें थी कि जो किसान 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन लोग के लिए इस बिल में बहुत कुछ होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे उनके लिए कुछ नहीं था मेरे हिसाब से। तो एमएसपी भी उतनी की उतनी, कम से कम किसानों दिलासा देने के लिए तो एमएसपी बढ़ाई जा सकती थी, एमएसपी भी उतनी की उतनी ही है। वो भी सबसे, अगर आपने जो भी बजट आया उसका सबसे नीचे के हिस्से में एमएसपी खाली दी हुई है, वो भी जियो के है, कोई पिछले साल नहीं आया। ध्यान क्या दिया गया है, सिर्फ चुनावी, 4 स्टेट में चुनाव है तो 4 स्टेट को भर भर के दिया गया है। जी जी जी, जो 4 स्टेट को दिया गया वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं, तो जी। उस पे आपका क्या कहना है? जी, 4 स्टेट में चुनाव होने वाले उनको भर भर के दे दिया गया है चुनावी झुंझुना। जी जी, तो पूनम यादव जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि कृषि क्षेत्र के लिए जो भी प्रावधान लिए गए हैं, क्या उससे किसानों का गुस्सा शांत होगा? नहीं, इसमें कुछ चेंजेस तो वैसे नहीं है। तो इतने दिनों से ये किसान आंदोलन लेकर बैठे हैं, आज बजट भी पेश होने पर वही रूल, तो इससे तो किसानों का। तो पूनम जी, कोरोना काल के बाद जो बजट आया है इसमें ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र में ध्यान दिया गया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये तो एकदम सही सरकार का फैसला है। जो भी इस बजट में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य रिलेटेड है तो ये बहुत सही है, क्योंकि कोरोना में इतने लोगों की जानें गई और आगे ना जाए, इस वजह से सरकार का ये फैसला एकदम राइट है, एकदम सही है। जी जी, बिल्कुल सही। तो पूनम जी, इस बजट के बाद विपक्षी पार्टी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मतलब अपना गुस्सा दिखा रहे, तो उनका गुस्सा इस बजट पर किस हद तक जायज़ है? वैसे तो सरकार तो किसी की भी हो, लोगों को हस्तक्षेप करना तो आदत बन गई है, वैसे नहीं करना चाहिए। जी, क्योंकि बिल्कुल बजट तो प्रिया जी, जी जी, ये देश लोकतंत्र पर चलता है। अगर विपक्ष पार्टियां अगर किसी चीज का विरोध नहीं करेगी तो सरकार तानाशाह रवैया अपना सकती है। तो हर चीज का विरोध होना भी एक लाजमी चीज है। तो हर चीज का विरोध होना लाजमी है, लेकिन जब सरकार को उनके साथ की भी जरूरत होती है तो भी वो एक विपक्ष बन के ही खड़े होते हैं, कभी उनका साथ नहीं दिए। प्रिया जी, कोरोना काल में उन्हें उनका साथ देना चाहिए था, तो उस समय भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। जी प्रिया जी, देखिए, इसका डिसीजन तय करना, इसका डिसीजन लेना जनता के हाथ में होता है, ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है। वो अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चाहे सरकार के पक्ष में रखे चाहे विपक्ष में रखे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और जनता को तय करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। जी जी जी, तो और ये पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है, इस पे आपका क्या कहना है? पेट्रोल के दाम तो नीचे आ ही नहीं रहे हैं। जी, पेट्रोल के दाम कम होना ना होना मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आज से जब पुरानी सरकार थी तो इससे कम प्रति बैरल कम सस्ते में हम लोग पेट्रोल खरीदते थे विदेशों से। लेकिन आज के टाइम पे जब इससे पुरानी सरकार थी तो 2013 से पहले, तो इससे महंगा ही प्रति बैरल पेट्रोल आता था, लेकिन 60 रुपए 65 रुपए तक पेट्रोल था। आज के टाइम में मैंने आज ही एक आर्टिकल सुबह खोल के पढ़ा कि पेट्रोल का क्या रेट है, तो 32 रुपए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है पेट्रोल पे। उसके बाद प्लस कमीशन होता है पेट्रोल पंप वालों का, तो समझ लीजिए 35-36 रुपए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी और टैक्स लग रहा है। तो आप समझ सकती कि पेट्रोल सीधा डबल 100% उस पर टैक्स लिया जा रहा है, 100% टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल के ऊपर आज के टाइम तो पहले जो सरकार थी उस सरकार में भले पेट्रोल के दाम में कम थी, लेकिन उस सरकार में हमारा भारत कर्ज में डूबा हुआ था, पेट्रोल और ये डीजल। जी, ये कर्ज में डूबा हुआ था और आज नहीं डूबा हुआ है, ये किसने कहा? जी जी जी, जिस तरह से सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, तो आज के बजट में सोना चांदी के दामों में सस्ता होने का जिक्र किया गया। जी सस्ता, सर मैडम देखिए, सोना चांदी पे सिर्फ
कुछ परसेंट 10% शायद है, मैं उतना क्लियर नहीं बता सकता, शायद 10% ही है, 10% शायद कम किया गया है टैक्स वगैरह से, जो भी हो मुझे कंफर्म नहीं है इस बारे में कितना किया गया है। तो इससे वन टाइम के लिए ही सोना सस्ता होगा, ठीक है। लेकिन 4 दिन के बाद जब उनकी इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ेगी तो रेट बढ़ना है, और ऐसा कुछ नहीं कि रेट कम होगा। पेट्रोल का भी दाम जब 80 रुपए 90 रुपए जब जा रहा था लास्ट 2019 में, आपको याद होगा अरुण जेटली जी उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, तो उस टाइम पे 5 रुपए की छूट मतलब केंद्र सरकार की तरफ से दी गई थी। लेकिन क्या उस छूट देने के बाद क्या पेट्रोल का दाम घटा? आज भी 85 रुपए से 88 रुपए है। अब कुछ दिन क्या हो सकता है 90 रुपए पार कर जाए। जी जी, लेकिन अभी जो सोना चांदी के दाम घटेंगे तो उससे कुछ तो राहत लोगों को होगी। देखिए सोना चांदी कोई ऐसा चीज नहीं है कि लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता हो, ठीक है। उससे कोई मतलब आम आदमी के जीवन रोजमर्रा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसको घटना या बढ़ना उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आदमी को कहाँ फर्क पड़ता, आप ही समझ लीजिए कि आप डेली जाके सोना तो खरीदते नहीं है, आप डेली जाके पेट्रोल और डीजल लेती हैं। उस पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं तो माल ढुलाई होती है, उस माल ढुलाई पे जो भी खर्चा आता है वो एडिशनल होता है उस माल पर, तो इसका असर देश के आम आदमी पे पड़ने वाला था। तो इस पे सरकार का कोई एक्शन नहीं आया है। सोना चांदी क्या हुआ? जी जी जी, पूनम यादव जी इस पे आपका क्या कहना है? सोना चांदी सस्ता हुआ वो लोग खरीद के रख लिए, और लेकिन जो छोटे हैं वो कैसे रख लेंगे? और जो पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, पेट्रोल डीजल इसका तो जायज़ है कि हमेशा ये बढ़ता घटता ही रहता है, इसका कभी बढ़ना तो घटना, ये हमको भी इसका नहीं समझ में आता है। तो आदर्श शर्मा जी, सरकार ने जो चुनिंदा ऑटो पार्ट्स में 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, और नट बोल्ट में भी 10% से बढ़ा के 15% कर दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आम कंज्यूमर्स को जब गाड़ियां शोरूम में जाती है न्यू कार गाड़ियां वगैरह, उस पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो इसको बढ़ाने से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आने वाला है इंडस्ट्री पे, चाहे आम आदमी पे भी, ठीक है। तो इस चीज पे कोई वो नहीं बनता है। जी जी जी, इससे ऑटो सेक्टर को कोई फायदा? ऑटो सेक्टर को क्या फायदा है? इस पर टैक्स बढ़ाया गया है, ना कि ऑटो सेक्टर के लिए इस पर टैक्स की छूट दी गई है, तो इससे सिर्फ सरकार को फायदा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं है। उल्टा महंगा होने पे उनको पार्ट्स महंगे ही पड़ेंगे, तो उनको गाड़ियों में भी महंगे लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक गाड़ी के दाम उनको बढ़ाने मजबूरी बन जाएंगे। जी, ऐसा कहा जा रहा है जब स्क्रैप पॉलिसी घोषित होने के बाद वाहनों के दाम में कमी आ सकती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहाँ तक सही है? जी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि नई गाड़ियों पे तो नई गाड़ियां जो बनती है ना उन पे टैक्स कम होंगे, ना उनके पार्ट्स का रेट कम होगा, तो कंपनियां जिस रेट पे बना रही है उनको उसी रेट पे बेचना है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मतलब पार्ट्स स्क्रैप पॉलिसी आने से नई गाड़ियों के दाम पे कोई असर पड़ने वाला है। तो मेरा आप लोग से एक आखिरी क्वेश्चन है, पूनम यादव जी, बजट आने के पहले ये ऐसा कहा जा रहा था कि ये बहुत खास बजट होने वाला है, उम्मीदों का बजट होने वाला है, तो क्या आपकी उम्मीदों पे ये बजट खरा उतरा है? कुछ हद तक खड़ा उतरा है, कुछ हद तक नहीं। एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, एक तरफ से गलत भी है इस बजट में। तो आपको क्या लगता है इस पे कुछ क्या एडिशनल होना चाहिए था आपके हिसाब से? वैसे तो जैसे सोना चांदी सस्ता किया, इस पे तो कुछ नहीं करना चाहिए था। पेट्रोल डीजल है, इस पर जो महंगाई हो रही है इसको थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि आम जनता अपनी सुख सुविधा वाली चीज़ों से कुछ
अपने आप को सुविधा दिला पाए। जैसे पेट्रोल डीजल है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है भाई, डेली लोगों को अपना काम करना रहता है, इसमें थोड़ा पेट्रोल डीजल का कम करना चाहिए था। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी जी। लेकिन आदर्श शर्मा जी, आप मेरा आपसे भी सेम यही सवाल है, आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा ये बजट? जी, इस बजट से उम्मीदें तो देश को भी पूरी थी, मुझे भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस हिसाब से बजट नहीं आया है जिस हिसाब से सोचा गया था। इस बजट में कृषि किसानों के लिए हम लोगों ने काफी सोचा था कि जो किसान 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए कुछ होगा, लेकिन उनके लिए भी कुछ नहीं था। हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोग के लिए हम लोग को उम्मीदें थी कि हम लोग के लिए कुछ होगा, तो हम लोग के लिए भी कुछ नहीं है। सिर्फ जो बिजनेसमैन है, जो मतलब नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो अपना जो बड़े बड़े बिजनेस देश में आए, जो बाहर की पैसे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए इस बजट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। लेकिन एक आम आदमी के जीवन में इस बजट से कोई फर्क है, मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती। हाँ, महंगाई जरूर आएगी। जी प्रिया। जी जी जी, तो धन्यवाद आप लोग हमारे चैनल में आए। आपका भी धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आदर्श शर्मा जी। तो आदर्श शर्मा जी और पूनम यादव जी से हमारी खास बातचीत यहीं पे समाप्त होती है। उनसे बात करने के बाद हमने यही अनुमान लगाया है कि उनके उम्मीदों पे ये बजट खरा नहीं उतरा है। इसमें सिर्फ नीचे वर्ग और ऊपर वर्ग वालों के लिए ही ये बजट है, मिडिल क्लास वालों के लिए ये बजट नहीं है।